तीसरा वर्टिब्रेट। सो कॉर्डेट्स में जिसके 4 बेसिक कैरेक्टर कौन से रहेंगे? फर्स्ट डॉर्सल नर्व ट्यूब, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल एंड गिल स्लिट्स। सो ये जो 4 बेसिक कैरेक्टर है इसके ऊपर अपन क्या डिफाइन करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। नेक्स्ट ये कैरेक्टर के बेसिस पे अपन और दो ग्रुपिंग बनाए, एक अक्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम या खोपड़ी नहीं रहती और जो दूसरे वो जिनमें क्रेनियम रहता है, ठीक है। सो दोनों मिला के इस वजह से यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट्स में क्रेनियम नहीं रहेगा। जो वर्टिब्रेट्स है सिर्फ उन्हीं में क्रेनियम प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट नहीं रहता और इनमें जॉज भी नहीं रहेंगे। सभी को वीडियो ब्लर आ रहा है? लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ये दोनों सब फाइलम के बारे में। अभी थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टर देखते हैं। फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा और कॉमनली नोन एज ट्यूनिकेट्स। अब इनमें जो भी बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत स्पॉन्जेस जैसा है, मतलब दिखने में एक्सटर्नली, सिर्फ एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली थोड़े बहुत स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं, बट स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में इनकी बॉडी बहुत छोटी रहती है। दूसरा, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मींस यूनिवर्सल, सभी जगह पाया जाता है। सेकंड, द बॉडी इज जनरली अनसेगमेंटेड विदाउट एनी पेयर्ड अपेंडेजेस। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में कोई अपेंडेज नहीं रहते, अगर रहते भी वो कैसे नहीं रहेंगे? पेयर्ड नहीं रहेंगे, ऑड नंबर में रहेंगे, इवन नंबर में या पेयर्ड में नहीं रहते। थर्ड, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ लार्वल स्टेज। ये याद रखना, कल भी एक्सप्लेन किया था। लार्वल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ टेल में, ठीक है, लार्वल टेल बोला है। सो लार्वल स्टेज की जो टेल है सिर्फ वहां पे ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा और जैसे ही ये अडल्ट लाइफ में या मैच्योर होते जाएंगे ये नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहेगा नोटोकॉर्ड। सेकंड, दे आर मोस्टली बाइसेक्सुअल एंड शो रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन मतलब लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज, ये साइक्लिक मैनर में चलती जाएगी। उसको अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या एनिमल के केस में इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जहाँ पे बॉडी और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे एक अर्ली स्टेज से लेके एक अडल्ट या एक मैच्योर स्टेज तक डेवलप होता है, उसको कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब क्या? That larvae are more complex, or larva is more complex than adult. Generally, adults जो रहते हैं या मैच्योर फॉर्म जो रहते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं और लार्वल स्टेज या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो रहती है वो सिंपल रहती है। बट यहाँ पे होता है लार्वी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अडल्ट ज्यादा सिंपल है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला है? रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या बोला? रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इसके एग्जांपल अर्डमैंगिया, दैट स्वीकर, सी स्क्वायर एंड साल्पा, सियोना एंड एसिडिया। ये सब क्या हुआ? एग्जांपल्स ऑफ सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट्स। इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो जनरली ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लू या फिर येलो शेड के रहते हैं। थोड़ी बहुत सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर बॉडी रहती है जैसे स्पॉन्जेस में रहती थी। सो ये हुआ इसके बारे में। द नेक्स्ट फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स जो है वो सेकंड सब फाइलम वही वर्टिकॉर्डेट्स की। अब यहाँ पे जितने भी एग्जांपल है सभी के सभी कैसे रहेंगे? मराइन एंड देन दे रिसाइड इन शैलो वाटर्स। बहुत ज्यादा डीप वाटर या पेलाजिक जोन में नहीं रहते, शैलो वाटर में रहते हैं एंड दे आर मोस्टली सेडेटरी, मतलब जो एक जगह पे फिक्स रहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है फर्स्ट ट्यूनिकेट्स के, कुछ एग्जांपल्स फ्री स्विमिंग भी है, कुछ एग्जांपल सेडेटरी भी है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो है वो सेडेटरी है। दूसरा, दे हैव बरोइंग बॉडी, मतलब खुद को ये सी के बॉटम में या जो भी मिट्टी या सबस्ट्रेटम वहां पे रहेगा तो सॉइल में ये खुद को बरी करते हैं, ठीक है। सिर्फ हेड या बॉडी का एंटीरियर पार्ट जो रहता है वो बाहर रहेगा, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म इसलिए उनको क्या बोला है? सी लैंसलेट। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सी लैंसलेट। बॉडी इज जनरली स्लेंडर एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। स्लेंडर रहती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहती है, 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास इसका साइज रहेगा
बहुत स्लेंडर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। दूसरा, बॉडी जनरली इज ट्रांसपेरेंट एंड सबसे मेन कैरेक्टर क्या है कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखना है सो ये नोटोकॉर्ड हुआ, और इसके ऊपर डॉर्सल नर्व ट्यूब, टेल, यहाँ पे ये हेयर लाइक एक्सटेंशन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर आते हैं जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जनरली दे आर लिम्बलेस। एंड वाला पोर्शन जो है ये क्या हुई, पोस्ट एनल टेल, जिस कैरेक्टर के बेसिस पे अपन कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करते हैं। बीच का नोटोकॉर्ड के बाद डॉर्सल नर्व ट्यूब, देन ये बीच का रीजन जो है यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंटेशन। ये जो यहाँ पे सेगमेंटेशन है, यहाँ भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, गिल स्लिट्स which helps in respiration or gaseous exchange. So यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे और इस तरीके का सेगमेंटेशन ऊपर प्रेजेंट रहता है। दूसरा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर फ्लैजेला तो नहीं कह सकते क्योंकि फ्लैजेला के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, ठीक है। सो ये जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, इट जनरली हेल्प्स देम इन बोरोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सॉइल सरफेस रहेगा उसके ऊपर ये खुद को ऐसे बैरी करते हैं। सॉइल के अंदर ये खुद को ऐसे इस तरीके से बैरी करेंगे। सो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सी लैंडस्लेप। दूसरा, the circulation is closed and there is no respiratory pigment, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है बट दे लैक हार्ट, ठीक है। इनके पास हार्ट नहीं रहता। यूरोकॉर्डेट्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी, क्लोज नहीं रहती, ठीक है। और वहां पे जनरली हार्ट प्रेजेंट नहीं रहता। सो इवन दो दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज नो हार्ट और कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है। गिल्स के थ्रू जो भी डिफ्यूजन है वो चलता जाएगा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, दे आर जनरली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी एक्सटर्नल एंड दे शो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट यानी क्या कि वहां पे लार्वल स्टेज रहेगी और ये लार्वल स्टेज के बाद अडल्ट स्टेज में उनका कन्वर्शन होगा। सो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रैकियोस्टोमेटा या ये पहला नाम हुआ, उसी को जीनस को दूसरा नाम है एम्फिऑक्सिस। एंड लैंसलेट जो अंडरलाइन नहीं किया वो क्या है, कॉमन नेम। सो ये एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट या ब्रैकियोस्टोमा, ये इसका एग्जांपल हुआ, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये इसकी है। एंड दिस आर द मोर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा। सो ये हुई सेकंड सबफाइलम। देन उसके बाद थर्ड सबफाइलम वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को जो क्लास जो कैरेक्टर सबसे पहले डिफाइन करते हैं, जैसे ये दोनों का लिखा हुआ था विदाउट क्रेनियम, ओके। वर्टिब्रेट्स आर दोज हु possess cranium or brain box, okay. And most of these examples were jaw, ठीक है, सभी के सभी नहीं, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो भी रहेंगे जो वर्टिब्रेटा में आते हैं, दे possess jaw, okay. दूसरा, notochord present only in larval stage, and they are generally replaced by vertebral column.
जैसे जैसे अल्डर्ट में कन्वर्शन होगा ये वर्टिब्रल कॉलम जो है रिप्लेस कर देगा किसको, नोटोकॉर्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे दे शो हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन मींस हेड फॉर्मेशन। यहाँ पे हेड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो वेल डेवलप रहता है, बिकॉज बाकी के एग्जांपल्स में जैसे पहले के अगर एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पे हेड फॉर्मेशन या हेड का जो पार्ट है उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं रहता, आर्टिकुलेट नहीं रहता एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, बट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट देयर इज हाई लेवल ऑफ सिफिलाइजेशन दैट इज हेड फॉर्मेशन। दूसरा ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसी को अपन क्या कहेंगे, बैकबोन। इसी को क्या कहेंगे, बैकबोन। अब यहाँ पे एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो है बहुत ज्यादा वेल डेवलप रहता है। एक्सोस्केलेटन जो है इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ स्केल, नेल्स, हेयर्स, ठीक है, हूफ एंड बीक। इन ये सब क्या हुआ, एक्सोस्केलेटन का पार्ट। ठीक है, जैसे बर्ड्स में फेदर और पीक, ये एक्सोस्केलेटन हुआ। ह्यूमंस या ह्यूमंस के जैसे बाकी के जितने भी मैमल्स है वहां पे नेल्स और हेयर्स, बॉडी हेयर्स और हूफ जो इसमें रहते हैं, हर्बीवोर्स में रहते हैं, तो उनमें जो भी ये जितने भी स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे अपन, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इट वैरीज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। दूसरा एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना रहेगा, इट मे बी मेड अप ऑफ बोन्स और कार्टिलेज और बोथ। कार्टिलेजिनस फिश में सिर्फ कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बनता है, बोनी फिश में सिर्फ बोन्स का एंडोस्केलेटन बनता है, एंड मैमल्स के केस में बोन्स भी प्रेजेंट रहेंगे और कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहेगा। सो दोनों में से एक प्रेजेंट रहता है या फिर दोनों भी प्रेजेंट रह सकते हैं एंडोस्केलेटन में। और एंडोस्केलेटन क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्यू फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, पॉस्चर, लोकोमोशन एंड हमारे जितने भी मसल्स, ऑर्गन, टिश्यूज, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे एंडोस्केलेटन के ऊपर। इसके अराउंड ये सभी ऑर्गन जो है वो प्लेस किए जाएंगे, डिजाइन किए गए, ठीक है, थ्रू इवोल्यूशन। सो ये हुआ एंडोस्केलेटन के बारे में। सेकंड, यहाँ पे टिश्यू की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। वर्टिब्रेट्स में टिश्यू में बहुत अलग अलग टाइप, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड टिश्यू एंड दूसरा स्केलेटल टिश्यू। टिश्यू को ये तीन बेसिक कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। हर किसी में अलग अलग टाइप रहता है, बट सब जैसे कनेक्टिव टिश्यू में बहुत अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, बोन्स, कार्टिलेज, फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, ये सभी एग्जांपल किसके हुए, कनेक्टिव टिश्यू के। इसके अलावा जो अपने मसल टिश्यू है, दे आर ऑफ थ्री टाइप, दैट इज स्मूथ, एंड स्ट्राइटेड, स्ट्रिप्ड या फिर स्ट्राइटेड, एंड कार्डियक। Most of the examples have three type of connectivity, three type of muscle tissue. Smooth, जो smooth word रहता है या जिसपे striation या फिर band नहीं रहता। Smooth muscles are generally involuntary, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहते। Striated वो which are under control of our will, and cardiac जो हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, ये भी अपने कंट्रोल में नहीं रहते। So ये तीन टाइप के मसल टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं in case of vertebrate. Coelom or body cavity. So all of them are eucoelomate or simply coelomate, and ये कैविटी कैसी रहेगी, enterocoelous. What is mean by enterocoelous? Enterocoelous यानी क्या होता है? एंटेरोसिलस यानी क्या होता है बताओ? एंटेरोसिलस यानी क्या? एंटेरोसिलस का मीनिंग क्या होता है बताओ? दो पैचेस बनते हैं, वो जब ज्वाइन होंगे उसके बाद जो कैविटी बनेगी उसको कहते हैं एंटेरोसिलस कैविटी। सो एंटेरोसिलस टाइप ऑफ कैविटी प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके,
देन उसके बाद नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली कंप्लीट. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहेगी. दूसरा, अब इस यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी में सभी एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, वहां पे फूड का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है. सो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन या इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. ये कौन सा टाइप का डाइजेशन हुआ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर, बताओ. ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन है या इंट्रा सेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन है? बोलो. डाइजेस्टिव कैविटी में एंजाइम रिलीज होते हैं, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है. सो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है या इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर हो रहा है क्या डाइजेशन? डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है? तो फिर ये कौन से टाइप का डाइजेशन हुआ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्योंकि सेल के अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होके सेल से बाहर जा रहा है. जो एक्चुअल डाइजेशन हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन, वो एक ऐसी कैविटी में हो रहा है जो सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है. ओके, इसलिए ओके. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, मतलब एनस, माउथ, एब्सॉर्प्टिव पार्ट, ये सब चीजें प्रेजेंट है. दूसरा और एक पॉइंट है यहाँ पे. ओके, ये अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जगह. नेक्स्ट, all vertebrates generally have paired appendages. Appendages जो रहेंगे वो जनरली कैसे रहेंगे? paired, whether it is in form of gills or it is in form of limbs. limbs रहे या gills रहे, वो हमेशा जनरली कैसे रहते हैं? paired रहते हैं. अब यहाँ पे जितनी भी हर सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल सभी में ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा, और हर किसी में टिश्यू और ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट रहता है. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. रेस्पिरेशन के लिए जनरली क्या प्रेजेंट रहेंगे? लंग्स. फिशेस के केस में क्या प्रेजेंट रहेंगे? गिल्स. और एम्फीबियंस के केस में स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. so, रेस्पिरेशन के लिए gills, skin, then lungs and mouth cavity, or also known as bucopharyngeal cavity. So mouth cavity और pharynx, इन दोनों के बीच में की कैविटी, इन ये मिला के की कैविटी बनते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज bucopharyngeal cavity और mouth cavity. सो फ्रॉग के केस में जो एक एम्फीबियन का एग्जांपल है, वहां पे स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, माउथ कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, फिशेस में गिल्स के थ्रू होगा, एंड मोस्ट ऑफ द जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उन सभी में लंग्स के थ्रू होगा. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system is generally closed. सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली क्लोज रहेगी. हार्ट, यहाँ पे मल्टीपल हार्ट प्रेजेंट नहीं रहते, जनरली एक ही हार्ट प्रेजेंट रहेगा, बट हार्ट में जो चेंबर है वो वैरी कर सकते हैं. फिशेस के केस में 2 या 3 चेंबर भी हार्ट रहता है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में 3 चेंबर्ड हार्ट रहता है, और बाकी जो हायर जितने भी मैमल्स और बर्ड्स है वहाँ पे जनरली 4 चेंबर्ड हार्ट रहता है. सो हार्ट जनरली एक ही रहेगा, बट चेंबर का नंबर वैरी करता है. बट सभी के में क्या रहेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहती. दूसरा, ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं, जो बॉडी के हर पार्ट तक जाएंगे,
और रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा विच इज जनरली आयरन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट और वो रिप्रेजेंट रहने की वजह से ब्लड जो है कैसा दिखेगा, रेड। There is the iron containing respiratory pigment called hemoglobin. And circulatory system forms extensive network of blood vessels. ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं और इसी के साथ सर्कुलेशन में और ये रहेगा दैट इज लिम्फ। लिम्फ जो रहेगा इसमें ब्लड के जो भी कंटेंट है, ठीक है, उसमें से हीमोग्लोबिन और आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। सो आरबीसी और कुछ कंपाउंड्स या प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी जितना भी लिक्विड पार्ट है वो सभी को मिला के क्या बनता है, लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम रहता है इम्यूनिटी मेंटेन करना और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना, क्योंकि ब्लड में जितना भी लिक्विड पार्ट रहता है वो जनरली लिम्फ से आता है। ठीक है, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम में से लिक्विड पार्ट जो है वो ब्लड में ट्रांसफर किया जाएगा। डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रहता है वो लिम्फ में रहता है, ब्लड में नहीं। सो ब्लड में जब भी अगर कोई इंफेक्शन होता है या किसी बॉडी पार्ट में डब्ल्यूबीसी पहुंचाना है तो ये जितनी भी डब्ल्यूबीसी लिम्फ में प्रेजेंट है वो ब्लड वेसल क्रॉस करके ब्लड में जाएगी और उसके बाद जहाँ पे भी जरूरत है वहां पे वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। सो लिम्फेटिक सिस्टम अपने हेल्थ के लिए या बॉडी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं किडनी, एंड ये जो भी किडनी रहेगी ये एक्सक्रीशन के साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। That is to maintain osmolarity of our blood and body fluid. अपने बॉडी में जितने भी सॉल्ट या दूसरे आयंस का परसेंटेज है उसको मेंटेन करके रखना और जो एक्सेसिव मिनरल्स है उसको एलिमिनेट करना और जो मिनरल का परसेंटेज कम है उसको कंटेन करके रखना, ये सब करने का काम किडनी का रहता है। और साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट मटेरियल भी एलिमिनेट करते हैं। अब या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया रहेगा, कुछ एग्जांपल्स में यूरिक एसिड भी है। ठीक, सो ये दोनों सबसे कॉमन एक्सक्रीटरी मटेरियल है। अमोनिया जनरली प्रेजेंट नहीं रहता और रहता भी है तो वो सिर्फ वैसे एग्जांपल बहुत कम है। ओके, जैसे फ्रॉग के एग्जांपल्स में कुछ अमोनोटेलिक रहते हैं बट अडल्ट फ्रॉग में जो प्रिमिटिव स्टेजेस रहते हैं वहां पे जनरली फ्रॉग्स जो है वो अमोनोटेलिक रहते हैं। But most of the organisms have uric acid or urea as their nitrogenous waste or waste material. Next, nervous system. Nervous system is generally made up of brain. और brain जो रहता है, brain के साथ क्या associated रहेगा, spinal cord, और spinal cord से जो बाहर जाते हैं वो nerves। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली वर्ड प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ वर्टिब्रेट। तो ब्रेन या फिर जितने भी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको अपन 3 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व बाहर जा रहा है वो, एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो अपने कंट्रोल में रहता है, ठीक है, ऑटोमेटेड रहता है, दैट इज इट इज इनवॉलंटरी। सो ये जो भी पार्ट है उसको अपन कहेंगे ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम को 3 चीजों में डिवाइड किया जाता है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम किससे बनती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीन चीजों से क्या बनेगी? नर्वस सिस्टम। ओके, द लास्ट पॉइंट, इसमें नर्वस सिस्टम में भी सेंस ऑर्गन्स जो रहते हैं वो ज्यादा हाईली डेवलप्ड रहते हैं। ठीक है, हर चीज को सेंस करने के लिए अपने बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। आईज फॉर विजुअलाइजेशन, अपना हायर ऑर्गेनिज्म का अगर हम ऑब्जर्व करेंगे या कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो टंग में अपने टेस्ट, फूड टेस्ट को सेंस करने के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट बड्स रहते हैं जो चार टाइप के टेस्ट जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। नेजल एपिथेलियम जो रहता है नोज में अपने केमिकल सेंस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा हाइटेंड रहती है। सो इस तरीके के सेंस ऑर्गन जो है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है। ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन्स जो रहते हैं वो एक्सोस्केलेटन जैसे हेयर्स के बेसल सेल में जो भी सेल्स रहते हैं दे आर सेंसरी रिसेप्टर टू एक्सपीरियंस टू गिव अ परसेप्शन ऑफ टच और टू परसीव द टच सेंसेशन। ठीक है, सो इस तरीके के सेल्स ऑर्गन्स जो है वो हाई डेवलप रहते हैं। दूसरा, रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द vertebrates, almost all of the vertebrates are unisexual और dioecious, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे रहेंगे। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट जनरली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं बट मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक्सटर्नली अपन मेल और फीमेल में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सभी यूनिसेक्सुअल रहेंगे एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश इज बाइसेक्सुअल बट बाकी के जितने भी एग्जांपल हैं वो जनरली कैसे रहेंगे? यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फिशेस या कुछ एम्फीबियंस के केस में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन जो रहेगा इंटरनल रहेगा। ठीक है, कुछ केसेस में लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहती है बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज नहीं रहते। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन may be internal and external, development may be direct or indirect, but indirect larval stage सिर्फ लोअर वर्टिब्रेट्स जो है वहां पे लार्वल स्टेज और ऑब्जर्व किया जाता है बट हायर वर्टिब्रेट्स जो रहेंगे वहां पे जनरली लार्वल स्टेज नहीं रहती। डेवलपमेंट जो रहेगा वो डायरेक्ट रहता है। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर विविपैरस। सम एग्जांपल्स उससे ज्यादा कॉमन रहेगा, उससे कम कॉमन रहेगा ओविपैरिटी और कुछ फ्यू एग्जांपल्स से वो दोज आर ओवोविविपैरस। ठीक है, सो ओविविपैरस सबसे रेयर हुआ, उससे ज्यादा कॉमन है ओविपैरस और उससे ज्यादा कॉमन विविपैरस। सो ये टाइप का डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। और दूसरा पॉइंट, पैरेंटल केयर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में पैरेंटल केयर नहीं रहते। ठीक है, जितने भी अपन इनवर्टिब्रेट्स या इसमें भी लोअर वर्टिब्रेट्स, मैमल्स और बर्ड्स, ये दो ग्रुप छोड़ के बाकी के जितने भी एग्जांपल्स हैं एनिमल में वहां पे पैरेंटल केयर जो है वो पहली प्रायोरिटी नहीं रहती या बहुत कम रहती है। ठीक है, सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में सबसे ज्यादा पैरेंटल केयर कहाँ पे रहती है? मैमल्स में। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे जनरली पैरेंटल केयर बहुत रेयर रहती है। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में? वर्टिब्रेट्स के बारे में। इसमें कुछ पूछना है? मैं था